जाते हैं कि कौन सा ट्रक से कौन सा सामान कहाँ पे डिलीवर करना है। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि मुझे ऑर्डर्स काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, और जब मैं इसकी वजह पता करने की कोशिश कर ही रहा था तभी इतने में मेरा मैनेजर चिल्लाते हुए मेरे ऑफिस में आता है और मुझे बोलने लगता है, जब्बार सर, जब्बार सर, जब्बार सर, जब्बार सर। ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई तू चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया? तो वो मुझे बोलने लगता है, जब्बार भाई क्या बताऊँ, अपनी मंथली ऑर्डर की रिपोर्ट आई है। हाँ वो तो हमेशा आती है, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? बड़ी बात ये हो गई कि अपना ट्रक ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस सर लॉस में जा रहा है। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि क्या मतलब अपना बिजनेस लॉस में जा रहा है? रुकिए सर, मैं आपको जरा रिपोर्ट दिखा देता हूँ। हाँ तो देखिए सर, ये हमारी फरवरी से लेके मार्च तक की रिपोर्ट है। इस बार अपने को पूरे 15,000 ऑर्डर कम आए हैं और एस्टिमेटेड 120 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है सर हमें। क्या कहा? 120 करोड़ का लॉस? हाँ जी सर, आपने सही सुना, 120 करोड़ का लॉस हुआ है हमें। ऊपर से इन दिनों हमारी कंपनी के ट्रक ड्राइवर्स अचानक से कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जॉब ले रहे, और ये सर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अब मैनेजर की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, तो मैं उससे बोल देता हूँ कि ठीक है मैंने सारी बातें सुन ली, तुम बाद में आना। और वो मुझे ओके थैंक यू सर बोल के चला जाता है। अब मैनेजर के जाने के बाद मैं काफी ज्यादा परेशानी में आ गया था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। टेंशन सिर्फ इस बात की नहीं थी कि अपना बिजनेस लॉस में जा रहा है, बल्कि इस बात की भी थी कि नेक्स्ट मंथ मुझे अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 30 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट देना था, क्योंकि वादा तो आखिर वादा था। इसलिए अब मैं बुरी तरीके से फंस गया था कि मैं क्या करूं। 30 करोड़ का प्रॉफिट तो दूर की बात, हम तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे। लेकिन तभी मुझे अपनी एक बात याद आती है, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। बस फिर क्या था, मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा है उसे तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले अभी बिजनेस को ट्रैक पे कैसे लाए वो मैंने सोच लिया था। तो मैं फौरन ऑफिस से बाहर निकलता हूँ और अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलवाता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला है जो स्पिन करने के बदले में आपको बहुत सारा पैसा दे रहा है। बस आपको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है बिग जोन। यहाँ साइन अप करने पे आपको मिल जाएगा 50 रुपीज का बोनस, और यहाँ पे डेली यूजर 10,000 तक जीत रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने जीते हुए पैसे को विड्रॉ किया और ये इंस्टेंटली मेरे बैंक अकाउंट पे आ भी गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे मिलेगा 100% बोनस। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो बिग जोन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। सारे के सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अचानक से मीटिंग क्यों बुलाई, क्या हो गया? तो मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन का धंधा आजकल थोड़ा मंदा चल रहा है। तो अगर आपके पास कोई ओपिनियन है इसे ट्रैक पे लाने के लिए तो प्लीज हमें दीजिए। तो मेरी ये बात सुनने के बाद सारे के सारे डायरेक्टर्स एक एक करके अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से हमें ज्वेलरी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ओ भाई नहीं, हम इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलो BSNL के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जियो और एयरटेल की मोनोपोली भी खत्म करनी है ना। नहीं नहीं नहीं, हमें एंटरटेनमेंट और मूवी इंडस्ट्री में घुसना चाहिए। अब इन लोगों की बात सुनकर तो मेरा सर चकरा गया था, क्योंकि कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास लिमिटेड अमाउंट में मनी था। तो फाइनली काफी सोच विचार के बाद मैं बोलने लगता हूँ, ओके सब लोग शांत हो जाइए, मेरे पास एक प्लान है और मुझे इस इंडस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज भी है। तो ये सुन के एक डायरेक्टर बोलने लगता है, तो क्या है आपका प्लान? तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, हम ओपन करने जा रहे हैं कार्स की डीलरशिप। मेरा ये फैसला सुनने के बाद सब लोग शांत हो गए थे, क्योंकि जो काम मैं शुरू करने जा रहा था वो आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सबको कन्विंस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। तो अब मुझे ओपन करना था कार डीलरशिप, जिसके लिए सबसे पहले जरूरत थी एक बड़ी सी जगह की। लेकिन क्योंकि मेरा बजट अभी कम था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठ के सीधा पहुंच गया था प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट में। एक टाइम था जब ये शोरूम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आज मुश्किल से कोई कस्टमर देखने को मिलता है। अब मैं अपनी गाड़ी को पार्क करके सीधा शोरूम के अंदर पहुंच जाता हूँ। शोरूम काफी ज्यादा सुनसान पड़ा हुआ था, कार्स भी काफी कम थे, और मैं चलते चलते सीधा पहुंच गया था शोरूम ओनर की कैबिन में। जैसे ही मैं कैबिन के अंदर गया, शोरूम के ओनर मुझे बोलने लगा, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैं उसे बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ खरीदने आया हूँ। श्योर सर, क्या खरीदना चाहेंगे आप? SUV, कॉम्पैक्ट SUV, हैचबैक, सेडान, क्या चाहिए सर आपको? हमारे पास सब अवेलेबल है। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, देख भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे कार से कोई मतलब नहीं है, मुझे पूरा के पूरा शोरूम खरीदना है। तो ये सुन के मुझे बोलने लगता है, सर दिस इज नॉट द वे, ये कोई सही टाइम नहीं है जोक करने का। इज दैट अ प्रैंक? ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मैं जब्बार ट्रांसपोर्टेशन का ओनर हूँ और मुझे अपने बिजनेस के लिए ये शोरूम प्लस इसकी प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो ये सुन के वो बंदा थोड़ा सोचने पड़ गया और मुझे बोलने लगता है, देखिए सर, हमारे कुछ रूल्स की वजह से मैं आपको प्रॉपर्टी बेच तो नहीं सकता, लेकिन बात अगर बिजनेस की है तो मैं आपको प्रॉपर्टी ये रेंट पे जरूर दे सकता हूँ। तो उसकी ये बात सुन के मैं सोचने लगता हूँ कि यार अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से रेंट पे लेना ही सही रहेगा। तो डील अब पक्की हो गई थी और थोड़े बहुत पेपर वर्क और डिसीजन के बाद ये पूरा के पूरा शोरूम मेरा हो गया था। इस शोरूम को मैंने खाली करवा लिया था और उसकी साफ सफाई भी मैंने करवा ली थी। लेकिन अब शोरूम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है उन चीजों को लाने की बारी थी, यानी कि कार्स। और कार्स को अरेंज करने के लिए काम में आया मेरा ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस। मेरे ट्रक्स ने कई बार डिफरेंट कंपनी की कार्स को एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन शिप किया था, इसलिए कई सारी कार कंपनी से मेरे रिलेशंस काफी अच्छे थे और इसी का मैंने फायदा उठाया। मैंने काफी सारे कार कंपनी से कार्स को खरीदा, वो भी 30 to 40% ऑफ में। मैं कार तो खरीद रहा था 10 लाख की, लेकिन सिर्फ मुझे 6 लाख रुपए पे करने पड़े और इसी से आगे जाके मेरे प्रॉफिट्स बढ़ने वाले थे।
तो अब मेरा शोरूम भरा भरा लग रहा था क्योंकि सारी की सारी कार्स जो कि मैंने ऑर्डर की थी वो आ चुकी थी। इनमें से कुछ कार थे न्यू मॉडल, जबकि कुछ थे 2017-16 मॉडल। लेकिन ये कार्स बिल्कुल भी सेकंड हैंड नहीं थी। ये वो कार्स थी बेचारी जो शोरूम में कभी बिकी ही नहीं, लेकिन मैं जानता था कि मैं इन्हें अच्छे प्राइस में बेच सकता हूँ। अब ये तो शोरूम के बाहर वाले गाड़ियां हो गए, लेकिन शोरूम के अंदर जो गाड़ियां थे वो मैंने थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट रखा था। इसमें मैंने रखे थे फॉर्च्यूनर, एंडेवर, एल्टोरस, G4 और इनोवा जैसे गाड़ियां। अब अगर फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल खरीदा जाए तो वो लगभग 50 लाख के आसपास का आता है, लेकिन मैं वही सेम फॉर्च्यूनर का मॉडल 35 लाख में बेचने वाला था। नहीं, मेरा दिमाग पगला नहीं गया था, मैं बस वही हरकत कर रहा था जो अंबानी ने जियो के साथ की थी। पहले कस्टमर्स को आदत दिलाओ और जब बिजनेस अच्छा खासा पॉपुलर हो जाए तब धीरे धीरे करके प्राइस को हाइक कर देना। और मैं भी यही करने वाला था। अब मेरा शोरूम बिल्कुल तैयार था। अब क्योंकि मेरी डीलरशिप और कार्स दोनों तैयार थी तो मैंने फटाफट न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में ये एड्स चलवा दी कि ऐसा शोरूम खुला है जहाँ पे आपको ओरिजिनल प्राइस का 30% ऑफ मिलेगा। और ये बस एड लगाने की देरी थी। अगले दिन इस एड को देख के मेरे शोरूम में काफी सारे लोग आ गए थे और सब लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे मेरी कार्स को खरीदने के लिए। फिलहाल मैं अभी कोई सेल्समैन हायर नहीं किया था क्योंकि सारे के सारे सेल्स को भी मैं मैनेज करने वाला था। और मैंने ये भी सोच लिया था कि इस बैच की जितनी भी कार्स है वो सबको मैं ही सेल करूंगा। अब कस्टमर लोग कार्स को चेकआउट कर रहे थे और मैंने शोरूम पे अपनी नजर बनाई हुई रखी थी। और फिर मैंने उन कस्टमर्स पे ध्यान देना शुरू किया जो कि सीरियस बायर्स लग रहे थे। सबसे पहले तो मैं एक बंदे के पास गया जो कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर खरीदने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था और उसके पास जाके पूछने लगा कि सर क्या आपको ये कार खरीदनी है, क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं? तो उसने मुझे बोला कि हाँ वो गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे 50 लाख की फॉर्च्यूनर कैसे 35 लाख में दे रहा हूँ। कस्टमर के दिल में काफी सारे ख्याल थे, जैसे गाड़ी फर्स्ट ओनर है या नहीं, इतने कम प्राइस में कैसे दे पा रहे हो, या फिर कहीं यूज कार तो नहीं चिपका रहे। तो मैं बात करके कस्टमर की सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ और कस्टमर खुश होकर 35 लाख की जगह 36 लाख में फॉर्च्यूनर को परचेस कर लेता है। यहाँ पे मेरी पहली सेल कंप्लीट हुई नहीं थी कि दूसरे कस्टमर ने मुझे बुला लिया और वो मुझसे फोर्ड एंडेवर की प्राइस डिस्कस करने लगा। वैसे इंपोर्ट करने के बाद एंडेवर 60 लाख की मिलती है, लेकिन अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए मैं इसे सिर्फ 52 लाख में सेल कर रहा था। लेकिन ये कस्टमर इसमें भी बार्गेनिंग करने लगा। ये मुझसे 42 लाख में एंडेवर मांग रहा था, जो कि इस जैसी गाड़ी के लिए काफी कम है। इस बात को लेकर कस्टमर और मेरे बीच में काफी बहस हुई और आखिर में कंक्लूजन ये निकला कि मैं 49 लाख में इसे एंडेवर सेल कर दूंगा। और कुछ इसी तरीके से मेरी दूसरी डील भी क्रैक हो गई। अब क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी थी और यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स आए हुए थे, इसलिए फॉर्च्यूनर, एंडेवर और इनोवा को बेचने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई। और देखते ही देखते मैंने लगभग 25 कार्स को सेल कर दिया था और टोटल मेरी इससे 15 करोड़ की सेल निकल गई थी। पहले ही दिन 15 करोड़ की सेल, और वो भी सिर्फ प्रीमियम कार्स थे। ये मेरे लिए मोर देन इनफ थी। और अभी तो पूरा महीना बाकी था। प्रीमियम कार्स तो वैसे मेरे सारे बिक गए थे और अब बारी थी थोड़ी नॉर्मल कार्स को सेल करने की। ये वही कार्स है जो मिनिमम 5 लाख से मैं 20 लाख के दरमियान बेचूंगा। बाहर जाने के बाद मुझे एक बंदा बोला था जो कि Hyundai की वेन्यू खरीदना चाहता था। ये वेन्यू का टॉप एंड मॉडल था जो 10 लाख में मिलना इम्पॉसिबल था, और वो भी फर्स्ट ओनर शोरूम मॉडल। और जब मैंने कस्टमर को बताया कि मात्र 9.5 लाख में आपको मिल जाएगा, तो कस्टमर इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे सारी पेमेंट कर दी और इसी तरीके से वेन्यू की डील डन हो गई थी। फिर इसके बाद मुझे दूसरा बंदा बुलाता है जो कि स्कॉर्पियो S11 क्लासिक खरीदना चाहता था। S11 का टॉप मॉडल यूजुअली लोगों को मिल जाता है 18 से 19 लाख के बीच में, सिटी टू सिटी वेरी करता है। लेकिन ये बंदे को मैंने सिर्फ और सिर्फ 11 लाख में S11 क्लासिक का टॉप मॉडल दे दिया। और ये बंदा तो इतना खुश हो गया था कि इसने दो S11 क्लासिक के मॉडल बुक कर दिए। और ये बंदे ने लिटरली 22 लाख में 2 S11 के मॉडल को परचेस कर लिया। इसके लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन ये था मेरा बिजनेस बढ़ाने का तरीका। अभी भले मुझे उतना प्रॉफिट ना हो रहा हो, लेकिन एक बार कस्टमर बेस बन गया तो फिर लोग यहीं पे आएंगे। फिर उसके बाद एक फैमिली को पसंद आ गई थी महिंद्रा XUV 500 का W11 मॉडल। वो लोग यहाँ पे इसकी प्राइसिंग 14-15 लाख रुपए सोच के आए थे, लेकिन मैंने उन्हें 12.5 लाख रुपए में ही XUV का वो मॉडल दे दिया। लेकिन जब ये डील क्रैक हो रही थी तभी इतने में मुझे एक बंदा आवाज देता है और बोलने लगता है, ओ भाया ये नई बलेनो कितने में दोगे? तो मैंने बोला सर मैं आपको ये 6 से 7 लाख के दरमियान दे दूंगा जितना आप चाहे। और वैसे मैं बता दूं सर मैं आपको ये टॉप मॉडल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है क्या? अब मुझे अच्छे से मालूम था कि भाई सुजुकी की गाड़ी है तो कस्टमर लोग ऐसे सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं बिना टाइम गवाए सीधा बलेनो की रूफ के ऊपर खड़ा हो गया और कस्टमर को बोलने लगा, देख लीजिए सर इसकी बिल्ड क्वालिटी। क्या अब भी आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी पे शक है? तो ये देख के कस्टमर के सारे डाउट दूर हो गए थे। और फिर इतना होने के बाद मैंने बलेनो की डील भी क्रैक कर दी थी। और बस फिर क्या था, एक एक करके सारी की सारी कार्स बिकते गई। वरना, सिटी, MG हेक्टर, स्विफ्ट सारे के सारे एक एक करके सोल्ड आउट होते गए और देखते ही देखते मेरा सारा के सारा शोरूम खाली हो गया। और ये वाली सेगमेंट की कार्स को बेच के मैंने कमा लिए थे लगभग 6 करोड़ रुपए, और ये भी मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। तो अब हो गई थी शाम और हम लोग सारे के सारे आज बहुत ज्यादा खुश थे। सब कुछ मिला के लगभग आज हमने 22 करोड़ की कार बेची, जो कि एक नए बिजनेस और नई कंपनी के हिसाब से हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब हम अपने खर्चों को इसमें से हटा दे तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था इसमें। और मुझे इस बात की तो पक्का उम्मीद थी कि अगले महीने तक हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे और इन्वेस्टर लोगों को जो हमने 30 करोड़ रुपए प्रॉमिस किए हैं वो सारे के सारे हम दे देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मुझसे काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी मैंने इतनी सारी सेल्स कैसे कर ली। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यही सोच के तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन अभी तो चैलेंजेस शुरू हुए हैं। अभी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें और भी ज्यादा कार्स को मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके देखें